है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, टू नोडल प्लैनेट्स आर प्रेजेंट है। तो हमारे पास चार ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, पाई स्टार 2 px, सिग्मा 2 pz, पाई 2 px, पाई 2 py। हमें बताना है कि इनमें से किसके पास दो नोडल प्लैनेट्स हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। टू नोडल प्लैनेट्स आर प्रेजेंट है, तो किस वाले ऑर्बिटल में दो नोडल प्लैनेट्स प्रेजेंट होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो हमें पता है कि जो हमारे पास p ऑर्बिटल होता है, जो भी हमारे पास p ऑर्बिटल होता है, और हमें ये भी पता है कि p ऑर्बिटल इज डबल इन शेप। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक नोडल प्लेन होता है, p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है ना। ये हमने पढ़ा था, देयर इज वन नोडल प्लेन इन p ऑर्बिटल। कब पढ़ा था, जब हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ी थी, है ना। इसका मतलब यहाँ पे p ऑर्बिटल है, पाई 2 py ऑर्बिटल, और यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है इनके केस में, और यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है। एक नोडल प्लेन तो होगा। अब दूसरा नोडल प्लेन कहाँ से आएगा। देखो अगर हमारे पास, हम मैंने आपको कहा था कि दो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होती है बेसिकली, है ना। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, एक होता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। तो मतलब एक हमारा बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको साई बी एमओ कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वेव फंक्शन। और ये कैसे बनता है, बाय एडिटिव ओवरलैप, मतलब साई ए प्लस साई बी, है ना। और एक हमारा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ए बी एमओ। और ये कैसे बनता है, बाय डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, मतलब साई ए माइनस साई बी, है ना। तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं, हमारे पास आंसर आएगा। मतलब दो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, तो ये एक ऑर्बिटल का लोब है, ये दूसरे ऑर्बिटल का लोब है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल तभी बनता है जब इनके पास जो साइन है, साइन ऑफ द लोब, वो सेम होगा, मतलब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। तब जाके जो इंटरेक्शन होगी, दैट रिजल्ट इन द कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, तब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। लेकिन अगर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जिसको हम स्टार से डोनेट करते हैं, डिजिग्नेट करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कौन सी कहानी होगी। अगर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, लेट अस सपोज। लेकिन दूसरे वाले ऑर्बिटल में यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा। तो देखो इनके बीच में इंटरेक्शन तो नहीं होगी ना, इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगी। जब भी ऐसी टाइप ऑफ कंडीशन आएगी, तो क्या होता है, जब भी ऐसी टाइप ऑफ कंडीशन आएगी, तो यहाँ पे एक नोड अराइज होता है। इसका मतलब यहाँ पे नोड है। अगर आपको p ऑर्बिटल्स के केस में ये वाली कंडीशन आती है, डिस्ट्रैक्टिव ओवरलैप आता है, एक का प्लस साइन दूसरे का माइनस साइन, इसका मतलब यहाँ पे एक और नोड प्रेजेंट है। तो बताइए दो नोड्स किस में होंगे, जो हमारा एंटी बॉन्डिंग p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो टू नोड्स आर प्रेजेंट इन पाई स्टार 2 px। सबको क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। सबको क्लियर हुआ, बताइए मुझे, सबको क्लियर हुआ। तो इस चीज को और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अब इसको मैं यहाँ से रब अप करूंगा, इस चीज को मैं और एक्सप्लेन करूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मेरे पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन एग्जामिनर देगा, तो आपको बताना है इसमें कितने नोड्स हैं, इनके बीच में कितने नोड्स हैं। आपको ये बताना है कि इनके बीच में कितने नोड्स हैं। मैं यहाँ पे इनको डेजिग्नेट करूंगा, लेट अस से ये प्लस है, ये भी प्लस है, और ये माइनस है, ये प्लस है। तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पे कितने नोड्स प्रेजेंट हैं, इन ऑर्बिटल्स के बीच में कितने नोड्स। देखो प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है। अब माइनस माइनस मतलब दोनों की सिमेट्री मैच हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई नोड नहीं है। यहाँ पे माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ पे एक और नोड प्रेजेंट है। तो इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में कितने नोड्स प्रेजेंट है, दो नोड्स प्रेजेंट है। ये एक नोड हो गया, ये एक और नोड हो गया। क्लियर हो आप सबको। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड नाहिदा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्लियर हुआ सबको कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। तो याद रखना कि अगर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो उसके केस में एक और एक्स्ट्रा नोड आता है। वो एक्स्ट्रा नोड कहाँ से आएगा, वो हमने देखा कि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से आता है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्स्ट्रा नोड आने की वजह से पाई स्टार 2 px जो है, इसमें दो नोड्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। लेट मी नो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, सो दैट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट्स ए डिक्रीज इन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, मतलब हमारे पास ये वाली स्पीशीज दी गई है, हमें बताना है अगर हम किसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पैरामैग्नेटिज्म कहाँ कम हो जाएगा। अब पैरामैग्नेटिज्म की बात हो रही है, मतलब उस वाली स्पीशी में पहले अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। उसका मतलब कि पैरामैग्नेटिज्म कम हो गया। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे मतलब पैरामैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। तो अगर किसी स्पेशी के पास इनमें इन वाली स्पेशीज में अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उससे हमें पता चलेगा क्या होगा। चलिए यहाँ से कोई आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। लेट अस ट्राई। क्या हमारे पास F2 मॉलिक्यूल है ना। अब F2 मॉलिक्यूल से मैं एक इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब इन दोनों के हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखेंगे। तो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिग्मा 2p z पहले ऑर्बिटल आता है पाई 2p x से, तो वही वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि सिग्मा 1s होगा पहले, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s होगा, उसके बाद सिग्मा 2s होगा, अरे सॉरी ये तो सिग्मा 2s है, उसके बाद सिग्मा 2s होगा, है ना। सिग्मा 2s होगा, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s आएगा, उसके बाद आएगा सिग्मा 2p z, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14 है। तो कैसे, आपको पता है एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो दो के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो उसके बाद हमारा आएगा पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, इनकी एनर्जी सेम है। तो उसके बाद हमारा आएगा पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y, है ना। तो उसके बाद आएगा हमारा सिग्मा स्टार 2p z। ये कब आएगा, ये वाला ऑर्बिटल कब नीचे जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14 होंगे, है ना। हाँ चलिए आंसर देखते हैं। अब इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा, पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। 10 + 4 इज इक्वल टू 14 और 14 + 4 इज इक्वल टू 18। तो मतलब इस वाली स्पेशी में पैरामैग्नेटिज्म नहीं है, है ना। अगर अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, मतलब इस वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आएगी ना। सिर्फ ये वाला ऑर्बिटल जो है दैट इज पाई स्टार 2p x, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और पाई स्टार 2p y में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्पेशी पैरामैग्नेटिक है और ये स्पेशी डायमैग्नेटिक है। यहाँ पे तो पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज होता है, हमें बताना है डिक्रीज किस में हो रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 कैन नॉट बी द आंसर। तो किसी ने ऑप्शन 1 बोला था, दिस कैन नॉट बी द आंसर, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, है ना। सिमिलरली आपको पता है नाइट्रोजन का आंसर भी नहीं हो सकता है। चलिए ट्राई करते हैं नाइट्रोजन के केस में। अब आपको पता है नाइट्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स। बट मैंने क्या कहा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 और लेस देन 14 है, तब क्या होगा, ये सिग्मा स्टार 2p z ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है ना। इसकी एनर्जी कहाँ तक बढ़ जाती है, ये यहाँ पे आएगा, बस इतना याद रखना है। तो चलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2। ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट के पीछे ये वाला लॉजिक लगेगा। तो उसके बाद हमारा आएगा पाई 2p x, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। उसके बाद आएगा सिग्मा 2p z2, है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ। चलिए देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 4 6 8 10 12 14, मतलब ये डायमैग्नेटिक है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे यहाँ से माइनस टाइम्स इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा सिग्मा 2p z1। तो मतलब यहाँ भी पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज हो गया, है ना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, दिस कैन नॉट बी द आंसर। समझ आता है क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करना है अपने आप में, कैसे इसको सॉल्व करना है।
तो दे ये वाला इसका लॉजिक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए एक और लेते हैं। सिंस यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको रब अप करूंगा, है ना। इसको मैं रब अप करूंगा। तो रब अप करूंगा, आऊंगा किस वाली कॉन्फ़िगरेशन पे? मैं आऊंगा कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे, कार्बन मॉलिक्यूल में। तो आपको पता है C2 के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? सिग्मा 1s2, सिग्मा*1s2, उसके बाद आएगा सिग्मा 2s2, सिग्मा*2s2, उसके बाद आएगा π2px इक्वल टू π2py, है ना। तो देखो 2 4 6 8 10 और 12, मतलब ये भी डायमैग्नेटिक है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हाल होगा? इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये बनेगा π2py1, मतलब पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा। तो मतलब हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी द फोर्थ वन। चलिए चेक करते हैं, मतलब ये भी नहीं है, चेक करते हैं क्या फोर्थ वन आंसर है। आर यू गेटिंग मी? आर यू देयर? मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, हाँ वेरी गुड। तो मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, मैं करूंगा एक्सप्लेन B2 मॉलिक्यूल को। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा*1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा*2s2, है ना। उसके बाद हमारे पास है π2px इक्वल टू π2py। अब इक्वल टू का मतलब है कि इनकी एनर्जी सेम है, दे आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब हुंडस रूल अप्लाई करे होगा यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो 2 4 6 8, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2। अब अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा π2px1 इक्वल टू π2py0। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म। तो ये वाली वो स्पेशी है जहां पे पैरामैग्नेटिज्म कम होता है। आई होप कि यहाँ पे जो आंसर होगा, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या आएगा? B2+, है ना। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज होता है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सबको समझ आया? लेट मी नो कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो किसका आंसर आया था? फोर, ताहिर का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं ना। शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, नीट 2016 में पूछा गया है। Which of the following pairs of electrons is isoelectronic and isostructural? तो हमें क्या देखना है? दो चीजें देखनी है। एक देखना है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होनी चाहिए। उसके बाद देखना है आइसोस्ट्रक्चरल, मतलब उसकी हमें शेप भी निकालनी है, वहां से पता चलेगा कि आइसोस्ट्रक्चरल कौन है ना। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं और इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। इसका आंसर मुझे पता तब तक। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है दैट इज CO32- एंड NO32-, NO3-, है ना। तो देखिए पहले हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स है, मतलब 3 × 8। और यहाँ पे -2 चार्ज है, तो माइनस चार्ज को क्या करते हैं? माइनस चार्ज को प्लस करते हैं, सो +2, है ना। माइनस चार्ज को ऐड करते हैं तो कितना आ गया? 6 + 3 = 24 +2, मतलब दिस विल कम आउट टू बी 32। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस पे आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढते हैं। देखो नाइट्रोजन के पास, हमारे पास नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 ऑक्सीजन से हमने देखा 24 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक गेन किया है +1, सो दिस इज अगेन 32। मतलब ये दोनों क्या है आपस में? ये दोनों आपस में है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब यही पे पहले चेक करते हैं क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल है। तो आइसो स्ट्रक्चरल कैसे ढूंढोगे? आप इसका स्टीरिक नंबर पहले निकालोगे। तो देखो कार्बोनेट के केस में स्टीरिक नंबर निकालेंगे, कार्बोनेट के केस में स्टीरिक नंबर निकालेंगे। बता कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 1 2 3 4, है ना। अब दो वैलेंसीज गैन की है, मतलब एक और नेगेटिव चार्ज से, ये एक और नेगेटिव चार्ज से। अब कार्बन कितने बॉन्ड किसके साथ बॉन्डिंग करता है? ऑक्सीजन के साथ। हमें पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन, ये दो वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे।
ये दो वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये दो वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि जब भी डबल बॉन्ड बनता है एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर है? नो। तो मतलब यहाँ पे अगर स्टीरिक नंबर की बात करेंगे, किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 3, सो स्टीरिक नंबर इज 3। अगर स्टीरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन, हाँ वही तो होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब लोन पेयर नहीं है, तो ट्राइगोनल प्लानर जियोमेट्री है, ट्राइगोनल प्लानर है ना। तो हमने कार्बोनेट की स्ट्रक्चर देखी, इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। अब किस पे आते हैं? NO3 2 माइनस के केस में बता, नाइट्रोजन के पास कितने NO3 माइनस के केस में इसकी स्ट्रक्चर देखनी है। बता नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप 15 को, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2, 3, 4, 5। एक वैलेंसी गेन की है, एक नेगेटिव चार्ज, हो गई 6। अब इसके साथ जुड़ा है हमारा ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना। अब आपको पता है इन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। जब भी डबल बॉन्ड बनेगा एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा एक पाई। अब देखो यहाँ पे अगर स्टीरिक नंबर निकालेंगे, दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है ना, तो स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू 3। यहाँ भी स्टीरिक नंबर 3, यहाँ भी स्टीरिक नंबर 3। यहाँ पे नो लोन पेयर, एलपी यहाँ पे है नहीं है? क्या यहाँ पे एलपी है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन मतलब जियोमेट्री सेम होगी। तो देखो sp स्टीरिक नंबर 3 है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 विदाउट लोन पेयर। तो इसकी भी स्ट्रक्चर क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल प्लेन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज द करेक्ट। सबको क्लियर हुआ? अब इस पे भी अप्लाई करना, इस पे भी आप अप्लाई करना, इस पे भी अप्लाई करना, इन पे अप्लाई करना, तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। बट यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। सबको ये चीज क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा धोखा देते हैं। क्योंकि ये जो यहाँ पे नॉट है ना, दिस मेक्स द डिफरेंस। मतलब अगर 5 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 5 में से 3 बच्चे गलत करके आते हैं, बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे जो नॉट है ना, इसकी वजह से 3 बच्चे गलत करके आते हैं। हाँ तो वही ना, मतलब पहला वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए, आइसो स्ट्रक्चरल भी होना चाहिए। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है ना। दोनों होनी चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए और आइसो स्ट्रक्चरल भी होना चाहिए, बोथ ऑफ दीज, है ना। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है, मैं कह रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको एक बार और रीड करो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। क्यों? क्योंकि जहां पे नॉट होता है वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन गलत होने की। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से गलत है ना। तो देखो यहाँ पे हमें एमओटी अप्लाई करना है। एक बार फिर बताऊंगा, तो एमओटी क्या कहता है? एमओटी कहता है कि 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैप होता है ना। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, एक होता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। तो एक मतलब हमारा बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो हमने देखा बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, मतलब एडिटिव ओवरलैप होता है। दिस इज द एडिटिव ओवरलैप, एडिशन ऑफ 2 वेव फंक्शंस। और यहाँ पे क्या होता है? सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ये हमारा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है ना। तो जब भी हमारा क्या होता है, जब भी हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जब भी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, तो उसमें क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ लोकेट होती है? बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। तो भी तो बॉन्डेड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना। देखो ये दो हमारे पास ऑर्बिटल है, अगर इनके
बॉन्डेड एटम्स, ये एटम ए है, ये एटम बी है, इन दीज आर टू एटम्स, जब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं सो दे फॉर्म अ बॉन्ड, दिस इज बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इट इज लोकेटेड बिटवीन दीज टू बॉन्डेड एटम्स। बट अगर वहीं पे हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो मैंने अभी कहा था कि वहां पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, एक का लोब ऊपर, दूसरे का वही वाला लोब नीचे होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है दैट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लिया ऑफ टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि अब कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसकी बात हो रही है, ये बीएमओ की बात हो रही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is located between the bonded atoms, तो this is right, it is located between the bonded atoms। लेकिन अगर हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां पे लोकेट होता है अवे फ्रॉम दैट। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये भी करेक्ट है ना। अब यहाँ पे देखो इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देयर इज ऑलवेज अ नोड। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि कैसे नोड प्रेजेंट होता है प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब ये भी करेक्ट है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड प्रेजेंट होता है। तो ये वाला आंसर गलत होगा ना। चलो इसको देखते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेरीज फ्रॉम द ओरिजिनल एनर्जीज। तो नहीं, ये बात गलत है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर, टोटल एनर्जी वेरी नहीं होती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करके सेम ही आती है ना। रिडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होती है, तो यहाँ पे ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, बट एनर्जी क्या होती है, ओरिजिनल एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती है ना, टोटल एनर्जी वेरी नहीं करती है देन दैट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर, बताइए मुझे ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में यू विल फाइंड क्वेश्चंस लाइक दिस। सबको क्लियर हुआ, रेज योर हैंड्स इफ दिस इज क्लियर टू यू। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया, दिस क्वेश्चन वी आर डन विद दिस, ये 2 बार आया है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2016 में पूछा गया है। नीट 2016 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट जियोमेट्री, जियोमेट्री पूछा है, शेप नहीं पूछा है, जियोमेट्री पूछा है। करेक्ट जियोमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर एक्सजीएफ4। तो मैंने कहा शेप की बात कब करेंगे, जब लोन पेयर आएगा तभी वेस्पर थ्योरी लगेगी। अगर लोन पेयर नहीं होगा तब जियोमेट्री की बात करेंगे, है ना। तो देखो पहले जियोमेट्री की बात अलग होती है, शेप की बात अलग होती है। शेप कब आती है, जब लोन पेयर आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, जियोमेट्री। तो यहाँ पे जियोमेट्री भी इस मॉलिक्यूल में होगी और शेप भी होगी। अब हम देखेंगे कि हमें क्या एक्सप्लेन करना है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस ताहिर। तो देखो हमारे पास XZF4 है। अब देखो एक और बात बताऊंगा, एक और बार मैं बताऊंगा आपको, एक और बार बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ट्रिक फिर से बताऊंगा। यहाँ पे हमें हमें पता है कि जीनान जो है इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जीनान के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनान के पास है। फ्लोरीन मोनोवैलेंट ग्रुप है, मतलब फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, मतलब इस फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, 4 फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड्स बनाएगा, है ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर बनाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक और लोन पेयर बनाएंगे। इस साइड मेरी जगह कम है तो मैंने इस साइड लिखा, कोई मसला नहीं है लिखने में। तो मतलब इस वाले कंपाउंड में अगर मैं स्टीरिक नंबर निकालूंगा दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं प्लस लोन पेयर्स कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे 4 हैं, लोन पेयर्स यहाँ पे 2 हैं, 4 + 2 = 6। और हमें पता है जब भी स्टीरिक नंबर 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। और हमें ये भी पता है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी आता है तो जियोमेट्री क्या होती है, जियोमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, है ना। जियोमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। अब देखो मैं इसके ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा शेप क्या होगा। तो मेरे पास सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम ज़ीनान है। अब मैं ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री पहले बनाऊंगा, तो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री शुड बी लाइक दिस, ये मेरी ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, इस वाली जियोमेट्री में अगर लोन पेयर होगा तो एक्चुअल पोजीशन पे होगा, है ना, ये वाली पोजीशन पे। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है, फ्लोरीन प्रेजेंट है, फ्लोरीन प्रेजेंट है, ये ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है। अब यहाँ पे आपका एक लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे एक और लोन पेयर प्रेजेंट है।
मतलब जियोमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, बट अगर शेप की बात करेंगे तो इस मॉलिक्यूल की शेप क्या बनती है। मैंने क्या कहा है कि आप पहले जियोमेट्री बनाओ, फिर लोन पेयर को हटा के जो भी शेप आएगी वो शेप है। तो इस लोन पेयर को हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो शेप आएगी स्क्वायर प्लेनर, शेप आएगी स्क्वायर प्लेनर। तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर शेप पूछेगा तो स्क्वायर प्लेनर है, बट जियोमेट्री पूछिए तो ऑक्टाहेड्रल है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। शेप होगी स्क्वायर प्लेन। हाँ, वेरी गुड, शेप होगी। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है। तो नीट के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बिकॉज यहाँ पे अगर पूरा कंसेप्ट नहीं होता कि शेप कब डिफाइन करते हैं और जियोमेट्री क्या होता है, तब तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती थी। आगे चलो, मैं यहाँ तक सबको क्लियर, तो मैं आगे चलूंगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं। XgF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद। तो यहाँ पे बताना है XgF2 की जो स्ट्रक्चर है इट इज आइसोस्ट्रक्चरल, मतलब इस जैसी स्ट्रक्चर किसके पास है। तो देखो स्टीरिक नंबर निकालेंगे, फिर इनका स्टीरिक नंबर निकालेंगे, देखेंगे किनका स्टीरिक नंबर सेम है ना, और लोन पेयर कितने बराबर हैं। तो देखो XgF2 की बात करेंगे। XgF2 में आपको फिर से पता है XG के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ये नोबल गैस है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जल्दी जल्दी करेंगे। तो दिस इज XgF2। दो फ्लोरीन है तो मतलब दो बॉन्ड्स बनाएंगे, है ना, दो बॉन्ड्स बनाएंगे। ये यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। उसके बाद ये वाला एक लोन पेयर बनाएगा, ये वाला एक लोन पेयर बनाएगा, ये वाला एक लोन पेयर बनाएगा। अब हमें इन वाली स्पीशीज में क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड्स एक लोन पेयर। बस इनमें देखो किसके पास दो सिग्मा बॉन्ड्स एक लोन पेयर है। शेप पे मत ड्रा करो, सेम टाइप ऑफ स्पीशी मिलेगी। तो इसमें दो सिग्मा बॉन्ड्स प्लस एक लोन पेयर, तीन तीन लोन पेयर, थ्री लोन पेयर, सॉरी। इसमें दो सिग्मा बॉन्ड्स प्लस थ्री लोन पेयर्स। अब देखते हैं, चलिए किसी का डी आंसर आया तो मैं डायरेक्ट डी को चेक करूंगा। तो देखो ICl2- है ना। आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक और वैलेंस आई है। उसके बाद क्लोरीन के साथ दो बॉन्ड्स है, ये क्लोरीन क्लोरीन के साथ दो बॉन्ड्स है। उसके बाद ये वाला एक बनाएगा लोन पेयर, ये भी एक लोन पेयर बनाएगा, ये भी एक लोन पेयर बनाएगा। मतलब इस केस में भी वेरी गुड, बहुत बढ़िया जिस किसी ने आंसर दिया। इसमें भी दो सिग्मा आते हैं प्लस थ्री लोन पेयर्स, मतलब इसका भी शेप होगा लीनियर, इसका भी शेप होगा लीनियर, और इसका भी जो स्टीरिक नंबर होगा 5, इसका भी स्टीरिक नंबर 5। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, है ना। क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो फ्लोरीन है ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कहाँ पे रहेंगे, एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन? एक्सियल पोजीशन है इक्वेटोरियल। बेंट रूल याद है ना, बेंट रूल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ट्राइज टू ऑक्यूपाई। हाँ, ये रहेंगे, वेरी गुड। आके पढ़े, वेरी नाइस। बेंट रूल में बताया था, है ना। यहाँ पे ये देखो, ये मेरे पास यार क्या बोलते हो, ये मेरे पास एक सी है, ये एफ होगा और ये एफ होगा। बाकी तीन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर विल ट्राई टू रिमेन कहाँ पे, पहले लोन पेयर को देखो। लोन पेयर आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, पहले लोन पेयर को फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, मैं शुड आई मूव फॉरवर्ड। अच्छा क्वेश्चन आया है ये भी। अच्छा अच्छा, आप रिपीट आओ। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। क्लियर हुआ। इन विच ऑफ द, पहले लोन पेयर को देखो, फिर उसके बाद किसको देखना है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी स्पीशीज के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो इजी है ना। देखो स्टीरिक नंबर निकालो, स्टीरिक नंबर जहां पे 4 आएगा, यहाँ पे स्टीरिक नंबर क्या है, 4। बिकॉज सिलिकॉन का जो देखो, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन के पास 4 वैलेंसी है, बिकॉज कार्बन फैमिली में आता है। उसके बाद फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे सिलिकॉन का स्टीरिक नंबर आता है 4। क्लियर। BH2 को देखो, ये हमारा BE है,
बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दो हैं, बेरिलियम हाइड्रोजन से दो बॉन्ड बनाएगा, मतलब स्टीरिक नंबर 2 है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। पहले स्टीरिक नंबर सेम होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे मुझे लगता है ये तो आंसर है। तो हमारे पास NF3 है और हमारे पास H2 है ना। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमारे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर है ना। तो यहाँ पे अगर स्टीरिक नंबर देखेंगे 3+1 दैट्स इक्वल टू 4, 4 मतलब sp3। क्लियर हुआ, मतलब इसके पास sp3 है, ये वाला आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया था है। तो देखो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6। ये किस पे डिपेंड करता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, आपके वेरी गुड रफीदा। तो देखो दो हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड, अब यहाँ पे एक लोन पेयर, उसके बाद एक और लोन पेयर। अब स्टीरिक नंबर देखो, एक दो, लोन पेयर का 3, इस लोन पेयर का 4, मतलब इसका भी स्टीरिक नंबर 4, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, सबको आया। वेरी नाइस, ऑप्शन बी नाहिदा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबको आया ना, कितना इजी है। अब आपका काम क्या है, आप इस वाले ऑप्शन को भी करना, इस वाले ऑप्शन को भी करना, इस वाले ऑप्शन को भी करना। राइट आंसर ये है, तो राइट आंसर पे मत जाया करो जब भी कभी क्वेश्चन करोगे ना। तो अगर आपको पहले ही अटेम्प्ट में राइट आंसर आ गया, तो उसके बाद जो भी 3 ऑप्शन है उनको ढूंढो वो क्या है। क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर का, क्या होता है जब भी पेपर निकालते हैं ना, तो मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया, बी है आंसर। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम में क्या पूछेगा कि इनके पास किस में बोलेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, या बोलेगा किस में sp हाइब्रिडाइजेशन सेम है, या बोलेगा कौन कौन से आइसोस्ट्रक्चरल है। तो दैट्स व्हाई ऑल द ऑप्शंस, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो क्या करना है, सारे ऑप्शन जो है उनको सॉल्व करना होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है एग्जाम, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को मतलब किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने की ये इंपॉर्टेंस होती है कि जो भी ऑप्शंस होते हैं आप उन ऑप्शंस को देखो। अगर आपको पहले ही आता है कि ये ऑप्शन है, नहीं, जो भी रिमेनिंग ऑप्शन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा सा कि अगर इस साल ये पूछा तो नेक्स्ट ईयर इस मतलब इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा, फिर इस पैटर्न से पूछ सकता है ना। तो दिस इज व्हाट दिस इज दिस इज व्हाई टॉपर्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल, वो ऐसा करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल बताना है। आइसोस्ट्रक्चर का मतलब हैविंग सेम शेप, शेप सेम होनी चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होना चाहिए, है ना। तो शेप सेम, इस क्वेश्चन का मैं आपको दे दूंगा थोड़ा सा आइडिया, करोगे आप खुद। तो देखो क्या करना है, सेम शेप के लिए और हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप पहले स्टीरिक नंबर निकालोगे। स्टीरिक नंबर सेम आना चाहिए। तो शेप कब सेम आएगी, जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर सेम होगा। दोनों में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सेम होंगे और लोन पेयर सेम होंगे। आएगा ये क्वेश्चन खुद से, 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, आएगा ना सबको खुद से, आएगा ना। या मैं करूं, मुझे लगता है इसका ऑप्शन, हाँ आ गया। निकाला निकाला, चलो आप निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, अगर नहीं आएगा तब फिर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल। तो देखो ये एमओटी से क्वेश्चन है। तो एमओटी में बेसिकली स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है। तो क्या करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली, तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। तो देखो मैंने आपको दो कॉन्फ़िगरेशन बताई, एक मैंने बताया कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14 आर लेस देन 14, एक मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे ग्रेटर देन 14, तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं। अब देखो यहाँ पे बोरान है हमारे पास, B2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है। इसके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, इसके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 है, इसके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 है वो इस और इस पे ही फॉलो हो जाएगी, है ना। तो इस वाले पे नहीं फॉलो होगी ना। तो सेम सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स इस वाली सीरीज में नहीं होगा, तो ये गलत आंसर है। यहाँ पे भी आपका बेरिलियम है, फ्लोरीन एबो 14, ऑक्सीजन एबो 14, बट बेरिलियम 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस नहीं होगा, यहाँ पे आपका वो सिग्मा 2pz वाला फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में आगे आएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, तो ऑप्शन नंबर मुझे लगता है आंसर आ गए, हाँ बहुत बढ़िया है ना, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।
बिकॉज आप देखो बोरान के केस में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है और कार्बन के केस में 12। नाइट्रोजन के केस में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन इन तीन के पास आएगी, तो वो कौन सी है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद सिग्मा 2pz। उसके बाद पाई स्टार 2px। उसके बाद पाई स्टार 2py। उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। तो ये सिमिलर सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स है जो इसमें आएगी। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? है ना? वेरी गुड।